examples related to gene in Mendelian experimental like, but it not the Mendelian experiment. The rule, regulation and experimental point is related to Mendelian, but it is after Mendelian experiment, and it called lethal gene. Lethal gene, you know, gene always found in group or pairing form called allele, and upside of the chromosome, or you say the DNA, present the gene in a specific locus. So gene term is not known by the Mendel, and he said that this is the factor, but after that gene is invented, and chromosomal theory and other type of theory also given by different scientists like the Sutton and Boveri, and this directly indirectly support the Mendelian experiment. Here we explain the lethal gene. What is the meaning of the lethal? Lethal means deadly or poisonous. So lethal gene means poisonous gene. So lethal gene means poisonous or deadly gene. It's most important and related to lethal gene. When lethal gene is present, then sometime animal and plants may be survive in case of the heterozygous condition, but death in the homozygous allelic condition. So you say that homozygous dominant condition is very harmful, and animals or plants will be die. इसमें क्या होता है कि ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन बन जाते हैं, कभी कभी इस कंडीशन में इसकी जो एनिमल हो या प्लांट उसकी डेथ हो सकता है, तो आपको इस होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और इसका एक एग्जांपल्स देना जरूरी है, तभी आप इस को समझ पाओगे. एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया ये एक एनीमिया का टाइप है, एंड इट इज ए ऑटोजोमल लिंक्ड जीन. इट इज ऑटोजोमल linked gene and create disease, और इसके कारण डिजीज क्रिएट होता है. अब इसको समझिए कि सिकल सेल एनीमिया पहला नंबर क्यों होता है. तो क्रोमोसोम में जो ह्यूमन बीइंग के जो क्रोमोसोम है उसके जो नंबर होते हैं, पोजीशन होते हैं, सब फिक्स है. 46 क्रोमोसोम में सबका पोजीशन फिक्स है. इसमें 6th नंबर का जो पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम है उसमें एक तरह का म्यूटेशन होता है, एंड इट कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. इसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट इनटू वैलिन, यानी ग्लूटामिक एसिड में एक तरह का नाइट्रोजन पेस्ट में चेंज होता है और वो वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड क्रिएट द सिकल सेल एनीमिया. तो ये डिजीज क्यों होता है. तो 6th नंबर of chromosome affected, and after mutation, मैं आगे आपको म्यूटेशन का एक अलग से टॉपिक बताऊंगा. सडन हेरिडेबल चेंजेस इज कॉल्ड म्यूटेशन. तो आफ्टर म्यूटेशन ग्लूटामिक
acid substitute into valine, substitute into valine, तो ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन वैलिन में होता है। सो क्रिएट सिकल सेल एनीमिया। मैं आगे इस डिजीज को और एक्सप्लेन करूंगा मेंडेलियन डिसऑर्डर के टाइम पे। अभी मुझे फोकस करना है लीदल जीन पे। तो मैं ये एग्जांपल लिया था, तो मैंने आपको बताया कि 6 नंबर के पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम में यदि किसी कारण से कोई म्यूटेशन होता है और ग्लूटामिक एसिड्स के पोजीशन पे वैलिन बन जाता है, तो इसके कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। ये एक तरह का कोड है और इस कोड के फॉर्म में ऐसा होता है। अब देखो इसमें क्या है कि मैं ऐसे इस एक्सप्लेनेशन को दिखाना चाहता हूं। तो सपोज HBS ये अगर मैं लिखता हूं तो ये जो होता है सिकल सेल को इंडिकेट कर रहा है, और HBA लिखता हूं तो इसका मतलब है नॉर्मल सेल को इंडिकेट कर रहा है। ये दो तरह के सेलुलर पार्ट हैं, S फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड A फॉर ऑटोसोमल, एंड HB यानी हीमोग्लोबिन के फॉर्म्स इसमें बताए जा रहे हैं कि भाई सिकल सेल ब्लड रिलेटेड है तो हीमोग्लोबिन इसमें कैरी करने में सपोर्ट करेगा। तो ये कैसे होगा, तो देखो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट, इसमें सपोज एक तरफ मैंने मेल एंड एक तरफ मैंने फीमेल लिए, और इस मेल में सपोज करता हूँ मैं ऑटोसोमल पार्ट को लिखता हूँ HBS, और ये दोनों मेल फीमेल कैरियर के फॉर्म में है तो HBA ऐसा लिखता हूँ, और इधर भी HBS HBA कैरियर के फॉर्म में लिखता हूँ। इसका मतलब है कि इसमें देखो क्या क्या कंडीशन बन सकता है। कंडीशन बन सकता है HBS ऐसा कंडीशन जो होगा अगर बन जाता है तो डेथ होगा, एनिमल नॉट सर्वाइव, या ऑर्गेनिज्म जो भी ह्यूमन बीइंग है ऑर्गेनिज्म नॉट सर्वाइव। ऐसा होने पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगा। यदि इसमें HBA हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा सभी ह्यूमन बीइंग में ऐसा ही होता है। लेकिन यदि पहले ऐसे लिख देता हूँ HBS HBA होता है तो ऐसे कैरियर हो सकते हैं, और मैंने पहले ही बताया था कि ये ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज है। ऑटोजोमल लिंक्ड, तो ऑटोजोम तो मेल के पास भी है फीमेल के पास भी है, 44 ऑटोजोम होते हैं मेल फीमेल, तो इसमें कैरियर जो होंगे वो मेल भी हो सकता है और कैरियर जो होगा फीमेल भी हो सकता है, और HBS HBA को कैरियर कहते हैं। इन्हीं डिजीज को कैरी करता है, इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें इसके इफेक्ट कैसा होगा ये हमें देखना है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो इनके बीच में क्रॉस को हम ऐसे दिखा सकते हैं HBS HBA, और इधर भी HBS और HBA। ऐसा मैंने कंडीशन लिया और इस कंडीशन में इस क्रॉस को हम दिखा रहे हैं। अब इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्या बनेगा HBS HBS, यानी पेरेंट दोनों यदि कैरियर होते हैं तो ऐसा कंडीशन बन सकता है। और मैंने पहले ही कहा था कि HBS HBS होगा तो डेथ हो जाएगा, तो ये बच्चा मर जाएगा, ये जिंदा नहीं रहेगा। यदि इसमें बात करें तो HBS HBA, यदि ऐसा कंडीशन होता है तो इसमें जनरली कैरियर होगा और ये जैसे पेरेंट जिंदा थे वैसे ही जिंदा रहेंगे। इसकी बात करें तो HBS एंड HBA ये भी जिंदा रहेंगे, और HBA और HBA ये तो नॉर्मल होंगे, ये तो बिल्कुल जिंदा रहेंगे। तो इस कंडीशन में ये जो बना इस बच्चे की डेथ हो जाएगा, ये डेथ आफ्टर बर्थ ये मर जाएगा। और ये जो बच्चा है और ये जो होगा ये कैरियर होगा, और कैरियर जो होगा वो आसानी से नहीं मरेगा, ये जिंदा रहेगा। और HBS HBS ये तो नॉर्मल है, इनकी भी डेथ नहीं होगा।
तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में यदि फादर और मदर दोनों ही कैरियर है, जैसे मैंने कहा था HbS HbA कैरियर को शो करता है और S फॉर सिकल सेल एनीमिया, तो यदि फादर के पास 1 जीन सिकल सेल एनीमिया का है और दूसरा नॉर्मल है, A का मतलब नॉर्मल, और यहाँ पर HbS मदर के पास भी एक जीन सिकल सेल एनीमिया का है और फादर के नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में मैरिज होने पर जो पहला जो इस तरह के HbS कंडीशन जब भी बने, पहली बार सेकंड बार जब भी बने, इसमें डेथ होगा। यानी HbS ये जो होता है ये क्या हो गया, ये होमोजाइगस कंडीशन हो गया, इन दोनों एक जैसे हैं, होमोजाइगस, और इसमें ये भी डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो गया। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में क्या होगा, डेथ होगा। तो चाइल्ड्स डेथ आफ्टर बर्थ, तो बर्थ के कुछ ही समय बाद ये बच्चा मर जाएगा। लेकिन HbS HbA ये जो होगा कैरियर होगा, कैरियर एंड सर्वाइव, ये जिंदा रहेगा, इसकी मौत नहीं होगा। HbA ऐसा अगर होगा तो ये नॉर्मल होगा, इसकी भी मौत नहीं होगा। लेकिन एक बच्चा इसमें मर गया, इस कंडीशन में जब भी ऐसा होगा इसकी डेथ होगा, इसीलिए इसको मैंने लीदल जीन कहा था, पॉइजनस या डेडली जीन्स, ये किसी भी कंडीशन में उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने नहीं देगा और होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट बनेगा तो मरेगा। इसको मैंने लिखा है होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन इज वेरी हार्मफुल एंड एनिमल और प्लांट विल बी डाई। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन क्या होता है और किस तरह से इसकी डेथ होती है ये आपने देख लिया। यानी ये इस तरह के मैरिज होने पर जो इसके बच्चे बनेंगे, इस बच्चे में जो भी HbS कंडीशन बनेगा उसकी डेथ होगा, और ये दोनों कैरियर हो सकता है क्योंकि ये ऑटोजोमल लिंक डिजीज है। कुछ जो कैरियर इसमें X लिंक्ड होते हैं, कुछ Y लिंक्ड होते हैं, जो आपको आगे की क्लासेस में बताया जाएगा। कुछ क्लासेस 11th में आप पढ़ चुके हो। जैसे मैंने जब आपको बताया था ईयर का टॉपिक, तो मैंने बताया था कि Y क्रोमोसोम हाइपरट्राइकोसिस के कैरेक्टर को कैरी करते हैं, तो ये हेयर ग्रो कर जाते हैं ईयर के पिन्ना के रीजन पे, तो ये मेल कैरी कर सकता है क्योंकि Y क्रोमोसोम के ऊपर ही हाइपरट्राइकोसिस के कैरेक्टर होते हैं, फीमेल नहीं कैरी कर सकते हैं। बट जब ऑटोजोम की बात आता है तो ऑटोजोम मेल फीमेल दोनों में होता है, स्पेशली 6 नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में, उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन उसमें एक नाइट्रोजन बेस चेंज होते हैं और चेंज होने पे ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन यदि वैलिन में हो जाए तो उस कंडीशन को ही सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और इसमें शेप जो सेल का है वो बाइकॉनकेव ना होकर के सिकल सेल जैसा हो जाता है, जैसे सिकल सेल का मतलब हंसिया आकार का, घास काटने की जो आरी होती है उसकी जैसा, और इस कंडीशन को ही यहाँ पर लीदल जीन कहा गया है। तो आपको याद रखना है, जीन ऑलवेज फाउंड इन ग्रुप और पेयरिंग, इट कॉल्ड एलील एंड जनरली लीदल मीन्स डेडली और पॉइजनस, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में ही इसकी डेथ होगा। ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है, लेकिन ये होमोजाइगस नॉर्मल है। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगा डिजीज का, तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन किसका होगा, डिजीज का। तो डिजीज के फॉर्म को मैंने यहाँ लिखा है एस के फॉर्म में, सिकल सेल एनीमिया के लिए मैंने एस दिया है, तो इसका डोमिनेंट फॉर्म जब बनेगा होमोजाइगस कंडीशन में तभी डेथ होगा। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल में कोई डेथ नहीं होगा। ये था ह्यूमन बीइंग का। फिर मैंने आपको कहा था कि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन इज वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल एंड प्लांट, तो एक एग्जाम्पल प्लांट का भी देख लो ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं प्लांट का, जैसे स्नैपड्रैगन, जो मैंने आपको पहले भी इसका नाम लिखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में। अब यहाँ देखो स्नैपड्रैगन में मैं इसमें लीफ का कलर ले रहा हूं, लीफ कलर, और स्नैपड्रैगन में जो लीफ का कलर होता है ये दो तरह के कलर हो सकते हैं। एक हो सकता है गोल्डन लीफ और एक हो सकता है जनरली ग्रीन लीफ। दो तरह के पत्ते के कलर हो सकते हैं। गोल्डन लीफ की बात करें तो ये जी फॉर गोल्डन, एंड ये जो होगा जब भी बनेगा कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के फॉर्म में रहेगा। और ग्रीन लीफ की बात करें तो स्मॉल जी के फॉर्म में रहेगा। तो ये ग्रीन होगा, ये गोल्डन होगा।
एक गोल्डन और हो सकता है, लेकिन वो इस दुनिया में पैदा ही नहीं होगा, और पैदा हुआ भी तो पैदा होते ही मर जाएगा, वो होगा कैपिटल जी, उससे भी गोल्डन बन सकता है। इसको देखें कैसे, जैसे इसका एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट ने एक मेल प्लांट कैपिटल जी स्मॉल जी लिया, ऐसा हो सकता है, यानी ये गोल्डन लीफ है, और इसका क्रॉस किया फीमेल प्लांट जो कैपिटल जी स्मॉल जी के रूप में है, इसके बीच में क्रॉस हो सकता है। और जब इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो आप ऐसा भी क्रॉस दिखा सकते हो, इसके साथ क्रॉस किए तो कैपिटल जी एंड कैपिटल जी बन गया, होमोजाइगस डोमिनेंट बन गया, और ये डेथ का कारण है, क्योंकि इसके कारण लीथल जीन बनेगा तो ये प्लांट्स की डेथ हो जाएगा। दूसरा बना कैपिटल जी स्मॉल जी, ये तो सर्वाइव करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा कैपिटल जी स्मॉल जी, ये भी सर्वाइव करेगा, और चौथा स्मॉल जी ये तो सर्वाइव करेगा ही। तो ये जो कलर बन रहा है, ये बन रहा है गोल्डन, ये भी बन रहा है गोल्डन लीफ, और ये ग्रीन कलर के लीफ बन रहे हैं, ग्रीन लीफ। लेकिन ये जो होगा इसकी डेथ हो जाएगा, डेथ, बिकॉज लीथल जीन फॉर्म, और इसमें लीथल जीन फॉर्म होगा, और ये इस दुनिया में सर्वाइव नहीं करेगा, नेचर इसको सर्वाइव नहीं होने देगा। तो प्लांट में भी यदि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन आ जाता है तो इसकी डेथ हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, चाहे प्लांट हो या एनिमल, हेटेरोजाइगस कंडीशन यदि होता है तो सर्वाइव करेगा, होमोजाइगस डिजीज कैरेक्टर यदि होता है तो उसका डेथ हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ह्यूमन बीइंग में HBS ये हीमोजाइगस डिजीज कंडीशन, इसकी डेथ होगा। और जैसे कि प्लांट में मैंने बताया कैपिटल जी ये गोल्डन बन रहा है बट होमोजाइगस बन रहा है, इसकी भी डेथ हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो होगा, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और थर्ड जो होगा इसकी बात करें तो जिस भी कंडीशन में स्मॉल जी बने, या जैसा कि आपका HBA मैंने लिखाया था, इस कंडीशन में ये सर्वाइव ही नहीं करेगा बल्कि नॉर्मल भी होगा। यानी ऐसे बच्चे जो पैदा होंगे, चाहे प्लांट्स के फॉर्म में हम बात करें या एनिमल के फॉर्म में, ये नॉर्मल होकर जिंदा रहेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको लीथल जीन को एक्सप्लेन किया। लीथल जीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस टाइप ऑफ जीन इज वेरी हार्मफुल फॉर द सर्वाइविंग ऑफ एनिमल, बिकॉज their heterozygous form is survived, but when they form the dominant homozygous condition, and this condition may be, suppose the disease characteristic form, suppose HBS is the disease characteristic form and it is autosomal trait, and this autosomal trait when form the homozygous dominant condition, then animals or plants may be die. So this type of condition is called lethal gene, and ये जो कंडीशन है ये मैंडल को पता नहीं था, बाद में होता है, और रियल में ये कंडीशन यूनिवर्सल है, हर जगह पे हर समय ऐसा होगा। तो इसका जो भी कंडीशन, मान लो प्लांट के फॉर्म में कैपिटल जी बन गया तो डेथ हो जाएगा, या ह्यूमन बीइंग में ऐसा कोई मेल फीमेल के बीच में मैरिज हुआ तो इस तरह से HBS से अगर कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उसके जन्म के बाद ही पॉइजनस इफेक्ट होगा और उसके कुछ ही पल बाद वो मर जाएगा। तो ये था इसके पॉइंट लीथल जीन। कुछ और पॉइंट आगे। ये हट नहीं रहा है।
gene is called pleiotropic gene. This type of term is most important and many times question frame from this type of point. Pleiotropic gene. Pleiotropic means when one gene have capacity to control more character in organism's body, so it called pleiotropic gene. Gene which control more than one character is called pleiotropic gene. ये आप समझ चुके हो, यानी एक जीन जो कई तरह के कैरेक्टर को एक्सपोज कर सके, कंट्रोल कर सके, उसके कारण कई तरह के कैरेक्टर हमारे बॉडी में मॉर्फोलॉजिकली बने या दूसरे तरह के प्लांट्स में या ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकली बने, तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन. दिस जीन एक्सप्रेस मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट. ये बहुत सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और इसके ऊपर इफेक्ट भी डाल सकते हैं. पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ पी प्लांट, जो कि मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था. ये मैंडल को भी ये बात पता चल चुका था कि इसमें कोई सिंगल फैक्टर है जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो, जो बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि इस पी प्लांट में एक सिंगल जीन है जो कई तरह के कैरेक्टर को वो कंट्रोल करता है. जैसे सिंगल जीन सीड कोट कलर, यानी सीड के जो कलर हैं उसके ऊपर के लेयर को कोट बोलते हैं, सीड कोट कलर. या फ्लावर कलर, यानी फ्लावर कलर को जो कंट्रोल कर रहा है जीन, वही जीन कंट्रोल कर रहा है सीड कोट कलर को भी. एंड स्पॉट इन एक्साइल लीफ, तो इसको भी वो कंट्रोल कर रहा है. एक्साइल लीफ के फॉर्म में रेड स्पॉट बनते हैं एक जगह पे लीफ का, वो क्यों बन रहे हैं, वो भी इसी के कारण कंट्रोल होता है. बट ये कैरेक्टर को मैंडल के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में शामिल नहीं किया गया है, बट इससे भी इस तरह से जीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, ये बात पता चल गया. तो ये हमें पता लग गया कि एक जीन जो होता है सीड कोट कलर, वे जीन फ्लावर कलर, स्पॉट ऑफ एक्साइल लीफ, ये सभी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है प्लियोट्रॉपिक जीन. ड्रोसोफिला के एग्जांपल लें तो इसमें सिंगल जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर्स. दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी जो ड्रोसोफिला होता है जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं, यही फ्रूट फ्लाई है, इसी को सिंपल भाषा में फ्रूट फ्लाई कहते हैं. और कभी कभी ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको आप इजी सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन आता है फ्रूट फ्लाई इज ग्रो इन, तो फ्रूट फ्लाई कहाँ ग्रो करेगा, फ्रूट्स में ग्रो करेगा, नाम ही है फ्रूट फ्लाई, तो ये फ्रूट्स में ग्रो करता है. इसके जो पेरेंट्स होते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन, उनके जो एग्स होते हैं फर्टिलाइज्ड, उसको किसी फ्रूट्स के ऊपर वो ले करते हैं, उसके बाद उसी में बच्चे का डेवलपमेंट होता है और फ्रूट्स खाकर ये जिंदा रहते हैं, इसलिए इसका नाम फ्रूट फ्लाई है. और ये जो ड्रोसोफिला है इसके सिंगल जीन स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्रो करेगा. और सिंगल जीन का नाम पूछा जाए तो इसका नाम है प्लियोट्रॉपिक जीन, सिंपली याद रखिए. इसमें लॉन्गजीविटी यानी लॉन्ग लाइफ बनाने में हेल्प करता है. ब्रिस्टल्स ऑफ विंग्स, जिसमें ब्रिस्टल्स ऑफ विंग्स को बनाने में हेल्प करता है. इसके बाद रिडक्शन इन एग्स प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन को कम कर सकता है. तो एक ही जीन इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स को बनाने में, इसके लाइफ को लॉन्ग लाइफ बनाने में, इसके विंग्स में जो ब्रिस्टल्स होते हैं स्पॉट या चमक उनको बनाने में, रिडक्शन इन एग्स प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन को कम करने में, ये एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है. यानी आप क्रिकेट मैच में देखे होंगे कोई के ऑलराउंडर कहते हैं, एक प्लेयर जो बॉलिंग भी जानता हो, अच्छे तरह से फील्डिंग भी करता हो और बैटिंग भी बहुत अच्छा करता हो, तो इस तरह के प्लेयर को ऑलराउंडर कहते हैं. तो ऐसा जो जीन होता है ये ऑलराउंडर है, ये एक कैरेक्टर को नहीं बल्कि कई तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कंट्रोल करता है. सो इट कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन. अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया था ह्यूमन में, सिकल सेल एनीमिया. अब सिकल सेल एनीमिया जो होता है इसको डायरेक्टली तो नहीं हम कह सकते हैं, बट इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि व्हेन ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड इनटू द सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया में जो आपको मैंने अभी बताया कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो तो जिंदा रह ही सकता है. तो सपोज कोई ह्यूमन बीइंग है HbS एंड HbA कंडीशन में, तो वेरी इजीली सर्वाइव करेगा और ये कैरियर होगा डिजीज का, एक डिजीज को एक पेरेंटल फॉर्म में अगले ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का काम करेगा. लेकिन इनके ये डिजीज होने पर
सेल का जो आरबीसी का शेप है वो कॉन्केव बाइकॉन्केव शेप से इसमें सिकल सेल जैसा हो जाता है, ये बात भी सही है, लेकिन ऐसा होने पर एक फायदा है। क्या फायदा है सर? दिस पर्सन इज नॉट अफेक्टेड इनटू मलेरिया। तो दिस पर्सन नॉट अफेक्टेड इनटू मलेरिया, इसको कभी मलेरिया डिजीज नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया में प्लाज्मोडियम के जो प्रोटोजोन पार्ट्स हैं वो इस आरबीसी के अंदर आने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो ऑफकोर्स ये इसके अंदर होगा ही नहीं। तो जिन इंसान को सिकल सेल एनीमिया होता है उनको फिर से मलेरिया नहीं होता। तो ये मल्टीपल वर्क हो रहा है, तो ये प्लियोट्रॉपिक जीन की तरह मल्टीपल वर्क कर सकता है। तो मल्टीपल वर्क के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, तो आप कह सकते हो कि सिकल सेल एनीमिया person if affected then they not affected into the malaria because the malaria and their germs not survive into the sickle cell of the RBC, इसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस तरह से सिकल सेल जिन इंसानों को होगा उनको मलेरिया नहीं होगा। तो ये प्लियोट्रॉपिक जैसा वर्क शो कर रहा है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे, तो ये टर्म याद रखना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं और ऐसे क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन पूरे एनसीईआरटी बुक में जीन के एक्सप्रेशन पॉइंट में है, तो उसी से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सको। ओके इनहेरिटेंस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के रूप में होते हैं। इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म के जो भी लिक्विड पार्ट है उसमें जो जीन होते हैं वो इस तरह के इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसको मैटरनल कहा गया। सर मैटरनल क्यों? क्योंकि आप तो जानते हो स्पर्म एंड ओवम में से, अगर इन जनरल में एनिमल की बात करूं तो ओवम के पास बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्मिक लिक्विड होता है एंड स्पर्म के पास बहुत कम। और अगर मैं पोलन ग्रैंड एंड ओवम के रूप में बात करूं, ओव्यूल के रूप में, तो भी पोलन ग्रैंड में साइटोप्लाज्म जो होते हैं बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए मैटरनल इनहेरिटेंस का नाम दिया गया है। इसको समझो कि ये एक सेल है और इस सेल में ये न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब क्या होता है कि इस साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं और इस न्यूक्लियस में भी बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं, और हो सकता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया में, या हो सकता है कि किसी प्लास्टिड में या क्लोरोप्लास्ट में इस तरह के जीन प्रेजेंट हो। यानी ये जो प्लांट के एग्जाम्पल्स लो या एनिमल के, इस तरह के जो टर्म में ले रहा हूं, इसमें से कुछ प्लांट्स के टर्म है, कुछ एनिमल के, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होते हैं। तो प्लांट में देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें जो जेनेटिकल कैरेक्टर है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, बट माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल प्लांट सेल के फॉर्म में दोनों में इनहेरिटेंस को शो कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ इनहेरिटेंस पढ़ा भी है, कापा पार्टिकल एंड सिग्मा पार्टिकल्स के फॉर्म में, उनकी बात मैं आगे करूंगा। तो ये एक सेल के इस पॉइंट में ये पता चला कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो होता ही है, क्रोमोसोम तो होता ही है, लेकिन कुछ जेनेटिक मटेरियल सेल ऑर्गेनल्स में भी होते हैं, और इसको यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मटेरियल कहा जाता है। इसके कुछ टर्म हैं। पहला है कैरियोजीन।
एक मैं नाम लूँ कैरियोजीन, दैट मीन्स दोज जीन लोकेटेड इन न्यूक्लियस कॉल्ड कैरियोजीन। यानी न्यूक्लियस के अंदर में यदि कोई जीन प्रेजेंट है तो इस जीन का नाम है कैरियोजीन। कैरियोजीन यानी न्यूक्लियस में जो जीन प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर वो कैरियोजीन है, और मेनली कैरियोजीन ही रेस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल इनहेरिटेंस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्मिक पॉइंट भी एक्सप्रेशन कर सकता है, और स्पेशली साइटोप्लाज्मिक लिक्विड मैटरनल पार्ट का ज़्यादा होता है, ओवम का ज़्यादा होता है, इसलिए इसे मैटरनल इनहेरिटेंस नाम दिया गया है। अब देखो एक दूसरा टर्म है साइटोजीन। Those gene present in cytoplasm is called cytogen, यानी वह जीन जो साइटोप्लाज्म में होगा, इस साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन का नाम होगा साइटोजीन। अब साइटोजीन जो है मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं साइटोजिन। द टोटल नंबर ऑफ साइटोजिन, इसके पास जितने साइटोजिन्स हैं सबको काउंट कर लो तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोन। और इस तरह के टर्म्स जो होते हैं मेडिकल फॉर्म को नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब टर्म आप सीखोगे तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। तो प्लाज्मोन का मतलब है टोटल जीन इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोन, यानी साइटोप्लाज्म में जो टोटल जीन है ये जितने भी जीन है सबको मिला लो तो इनका नाम हो जाएगा प्लाज्मोन। तो मैंने 3 टर्म यूज किया, कैरियोजीन यानी वो जीन जो न्यूक्लियस के अंदर हो, साइटोजीन वो जीन जो साइटोप्लाज्म में हो, और प्लाज्मोन वो जो कि इस टोटल साइटोप्लाज्म में नंबर ऑफ जीन हो उसको प्लाज्मोन कहते हैं। तो ये 3 टर्म आपने सीख लिया। अब हम इसमें देखें टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसका नाम मैंने मैटरनल इनहेरिटेंस भी दिया है। तो मैटरनल इनहेरिटेंस जो होता है ये नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर मैटरनल इफेक्ट ज़्यादा दिखते हैं F1 जनरेशन में, और मैटरनल के अलावा जो फादर के कैरेक्टर है वो इसमें एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म का मैक्सिमम मटेरियल मैटरनल होता है, इसलिए इसका नाम मैटरनल इनहेरिटेंस भी दिया गया है। आगे आप एग्जाम्पल से देख लोगे। देखो इसके 3 टाइप हैं। एक है सेल ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, यानी सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसके थ्रू इनहेरिटेंस का होना, जैसे प्लास्टिड के थ्रू या इसमें और माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू या किसी के भी थ्रू इसमें इनहेरिटेंस हो रहा है सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू, तो उसका नाम है सेल ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, यानी सेल के ऑर्गेनल के अंदर पाए जाने वाले जीन इनहेरिटेंस कैरेक्टर को शो कर सकते हैं। दूसरा है डूरा मॉडिफिकेशन एंड तीसरा है प्री डिटर्मिनेशन। इन तीनों की बात मैं करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं सेल ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, यानी कोशिका में जो भी कोशिकांग होते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं तो कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा जो भी वंशागति हो रहा है उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो सेल ऑर्गेनल इनहेरिटेंस में एग्जांपल पहला लिया गया प्लास्टिड इनहेरिटेंस। आप जानते हो प्लांट में प्लास्टिड टर्म से आप परिचित हो, तो प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जल्पा। तो मिराबिलिस जल्पा नाम के प्लांट में प्लास्टिड इनहेरिटेंस को ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किया था कार्ल कॉरेंस ने, कार्ल कॉरेंस। और उन्होंने आपको तो पता ही है कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में रीडिस्कवरी में भी शामिल थे, तो इन्होंने ही ये बताया था कि प्लास्टिड इनहेरिटेंस मिराबिलिस जल्पा में सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू भी हो सकता है। इसमें एक ब्रांच कलर को लिया गया, तने का जो रंग है उसको लिया गया, इसमें पेल और ग्रीन 2 कलर लिए गए, और पेल लिया गया इसमें फीमेल को, इसमें फोकस करना है आपको फीमेल के फॉर्म में, और मेल लिया गया ग्रीन कलर का। दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो इसमें F1 जनरेशन जो हमें मिला, इस F1 जनरेशन में पेल कलर ही मिला, F1 जनरेशन में पेल कलर ही मिला। जितने भी प्लांट बने सबके सब पेल कलर के बने, ग्रीन नहीं बन पाए। इसका मतलब है कि मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि ये मैंने इसको फीमेल लिखा है तो ये पेल मैटरनल इनहेरिटेंस है, तो ये सारे कैरेक्टर को शो करता है, तभी जाकर F1 जनरेशन में ऐसे कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। फिर रेसिप्रोकल क्रॉस, आप तो इस नाम से परिचित हो, मैंने तुम्हें ये बात बताया था कि जब भी कोई मेल को फीमेल के फॉर्म में, अगले एग्जाम्पल में फीमेल को मेल यानी मेल को अगर फीमेल लिए तो फिर फीमेल को मेल के फॉर्म में अपोजिट रूप लोगे तो रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में कभी कभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को भी आप चेंज कर सकते हो, टॉल को ड्वार्फ, ड्वार्फ को टॉल एटसेट्रा, तो इससे रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। अब क्या किया गया, मेल जो था इस मेल को रख दिया पैल के फॉर्म में,
कि देखना चाहते थे कि F1 में पैल कहीं डोमिनेंट कैरेक्टर तो नहीं है, क्योंकि मेंडल इस डोमिनेंट कैरेक्टर को काफ़ी एक्सप्रेसिव फॉर्म में बताए थे। और फीमेल को इसने ले लिया ग्रीन, इन्हें इसका ऑपोजिट कर दिया। यहाँ पर मेल ग्रीन था, यहाँ पर फीमेल ग्रीन है, और मैंने कहा था फीमेल के ही जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसको आपको फोकस करना है कि वो अगले जनरेशन में जा रहा है कि नहीं। तो देखो फीमेल के कैरेक्टर F1 जनरेशन में चले गए, और F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर यहाँ पर बना F1 जनरेशन में वो सब के सब ग्रीन बने, यानी ग्रीन कलर के ही प्लांट बने। जबकि यहाँ पर जब मैंने पैल लिया था तो यहाँ पर मटमैला रंग होता है, इसको सारे के सारे पैल कलर के ही बने थे F1 जनरेशन में फीमेल के कारण, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रहा है। और यहाँ पर मैंने ग्रीन लिया तो F1 जनरेशन में सारे के सारे ग्रीन बन रहे हैं, यानी ये भी एक तरह का एक्सेप्शन है जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने देखा था। तो इस प्रकार से जो ऑर्गेनल इनहेरिटेंस होते हैं या मैटरनल इनहेरिटेंस होते हैं उसमें मैटरनल इनहेरिटेंस के साइटोप्लाज्मिक पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एक क्वेश्चन याद रखिए, वैराइगेटेड मतलब इसमें तीनों प्रकार के कलर कुछ भी हो सकते हैं, इसको वैराइगेटेड बोलते हैं। और एक होता है पैल ग्रीन और वैराइगेटेड, इसमें क्रॉस में एक साथ लिया गया है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो ध्यान दें, फीमेल जो लिया गया वो लिया गया वैराइगेटेड, और मेल जो लिया गया वो कभी पैल लिया गया, कभी ग्रीन लिया गया, कभी वैराइगेटेड लिया गया, पर तीनों को यहाँ पर मैं एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि पैल और ग्रीन क्या हो गया वो तो आपने देख ही लिया। अब ये देखना चाहते हैं कि F1 जनरेशन में क्या बनेंगे। यदि फीमेल वैराइगेटेड है तो वैराइगेटेड का मतलब वेरिएबल कलर शो करने वाला, तो अगर फीमेल का वैराइगेटेड आप पैल से क्रॉस करोगे तो यहाँ पर आपको पैल मिलेगा। तो आप लोग सर ये तो मेल का कैरेक्टर आ गया, पैल मिल गया, नहीं, ये मत समझें। पैल का वैराइगेटेड से क्रॉस करोगे तो इसके अंदर का वैराइगेटेड कैरेक्टर ही सामने आएगा, क्योंकि वैराइगेटेड के अंदर में पैल भी बन सकता है, वैराइगेटेड के अंदर में ग्रीन भी बन सकता है, वैराइगेटेड भी बन सकता है। तो जब आप इससे क्रॉस कर रहे हो तो आपको कैरेक्टर पैल दिख रहा है तो मत समझ लेना कि मेल का कैरेक्टर है, ये पैल इनमें से एक्सप्रेस होकर सामने आ गया। और ग्रीन के साथ इसका वैराइगेटेड क्रॉस करोगे तो ग्रीन आ जाएगा, और वैराइगेटेड के साथ करोगे तो वैराइगेटेड आ जाएगा। तो मेरी बात को समझना, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर वैराइगेटेड का मतलब है तीनों प्रकार के रंग इसमें है, यानी पैल ग्रीन या वैराइगेटेड तीनों। वैराइगेटेड में तीनों है। अब फीमेल का इस पैल के साथ क्रॉस करोगे तो इस फीमेल का ही पैल इसमें एक्सप्रेस होकर सामने आएगा, क्योंकि वैराइगेटेड का मतलब वेरिएबल कलर तीनों रंग इसमें है। दूसरा, ग्रीन से क्रॉस करोगे तो भी ग्रीन ही आएगा, और वैराइगेटेड से क्रॉस करोगे तो वैराइगेटेड तो आना ही है तीनों। तो वैराइगेटेड का ये मीनिंग था, आपने समझ लिया। इस प्रकार के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, और ये था सेल ऑर्गेनल का एक इनहेरिटेंस। दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें देखते हैं मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट। मक्के के पौधे में जो मेल स्टेराइल होता है, मेल में जो बांझपन होता है वो कैसे होता है। तो देखो, मेल प्लांट लिया गया एक मेज का, और एक नॉर्मल फीमेल प्लांट लिया गया, और प्रेजेंट मेल स्टेरिलिटी जीन इसके पास है, इस मेल के पास। अब देखना चाहते हैं कि मेल के पास बांझपन के लिए जो मेल स्टेराइल जीन है वो इसके पास है, जबकि फीमेल के पास ऐसा कोई जीन नहीं है। फिर क्रॉस किया गया तो क्या देखा जाता है कि ऑल प्लांट आर नॉर्मल, इसमें सभी प्लांट नॉर्मल हो गए। इसका मतलब है कि फीमेल नॉर्मल थी तो बच्चे भी सारे के सारे नॉर्मल हुए, यानी इसमें मेल के कैरेक्टर्स अगले संतानों में नहीं आए। दूसरा, नॉर्मल मेल प्लांट, ये मेल प्लांट नॉर्मल है, लेकिन फीमेल प्लांट में मेल स्टेराइल जीन प्रेजेंट है। इसके पास मेल की बांझपन के लिए जो भी कैरेक्टर है वो फीमेल के पास प्रेजेंट है। तो क्या देखा गया, F1 जनरेशन में ऑल मेल प्लांट इज स्टेराइल, जितने भी मेल प्लांट बने सबके सब स्टेराइल बने, क्योंकि मैटरनल कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया, और मैटरनल कैरेक्टर के कारण मेल जितने बच्चे पैदा हुए वो सारे के सारे स्टेराइल हुए इस प्लांट में, यानी उनमें फूड्स ग्रेन नहीं बने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट के थ्रू कि जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है वो मैटरनल फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको इस क्लास में ये जो सेल ऑर्गेनल्स के पॉइंट थे ये बताए गए, तो याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि कैरियोजीन, साइटोजीन एंड प्लाज्मोजीन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद मैंने बताया कि कोई भी कैरेक्टर सेल ऑर्गेनल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो उसे मैटरनल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। इसमें पहला एग्जांपल प्लास्टिड इनहेरिटेंस आपने देखा, और दूसरा एग्जांपल मेज प्लांट के रूप में आपने देखा। आगे इन दोनों एग्जांपल्स को आप देखोगे।